Hello everyone, welcome back to another session. My name is Gufran Chaudhary and in this video we are going to start from the question number 41 because in previous two videos we have already seen till the question number 40. So before beginning this class, because this is the fourth one, I would like to tell you something कि ये जो classes हैं वो mainly पहले भी हम प्रीवियस 3 वीडियोस में मैं बार-बार अनाउंस कर चुका हूँ। ये जो मेनली हैं वो रहने वाली हैं, जो भी बच्चे हैं जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि एएमयू या फिर जेएमआई 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो वीडियोस हैं वो सिर्फ 2027 तक ही वैलिड रहेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि ये जो आपको जो भी कंटेंट मिल रहा है यहाँ पर, ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो इसका कोई पर्टिकुलर ईयर या नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं है क्योंकि आप जानते हैं ना जो भी कोई भी कंटेंट होता है इंग्लिश है तो इंग्लिश की कोई एक्सपायरी डेट थोड़ी ना होगी, हमेशा सेम ही रहने वाली हैं चीज़ें। सो बेफिक्र होकर इफ़ यू आर एमिंग टू प्रिपेयर फॉर 2027 एज वेल एज 2028 और कोई भी, ठीक है, उन सभी के लिए ये वीडियो वैलिड रहेंगी अलॉन्ग विद अगर आपके कोई सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं जो कि बीए की तैयारी कर रहे हों या आपके सीनियर्स हैं जो कि एमबीए की तैयारी कर रहे हों या वो करना चाहते हों फॉर 2027 के लिए, तो उनको ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा ये जो आप वीडियोस हैं क्योंकि यहाँ पर हम देखिए पहले भी मैंने प्रॉमिस किया था, अभी भी मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो मैं करवाऊँगा ही करवाऊँगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट बिकॉज़ आई एम आल्सो अ स्टूडेंट। तो थोड़ा-सा मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी आपका आप कहें कि आई एम विलिंग टू अपलोड ऑल द लेक्चर्स, मैं सारे लेक्चर्स अपलोड कर सकता हूँ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, बट द थिंग इज़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम क्योंकि जब पेड बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा उस वक्त मुझे वहाँ पर भी क्लासेस लेनी पड़ेंगी और यहाँ के लिए भी, बट इसको हम साइड बाय साइड रखेंगे। फ़िलहाल हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जितनी भी क्लासेस हैं वो कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशंस लेकर आएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एन्युइटी। ये वर्ड ज़रूर आपने सुना भी होगा, सुना भी नहीं तो आपने इसके जैसा ही इसका एक भाई है जिसको मैं लिखूंगा, तुरंत आप देखते ही समझ जाएंगे कि अच्छा मैं किस वर्ड की बात कर रहा हूँ। देखिए जनाब, मैं शुरू से कहता आया हूँ आपसे कि वर्ड वही होते हैं, बस उनकी जो फॉर्म्स है वो चेंज हो जाती हैं, कहीं पर नाउन होता है, कहीं पर एडजेक्टिव होता है, कहीं पर वर्ब होती है। वो आपको थोड़ा सा पहचानना है कि कहाँ पर क्या गिवन है। सो इस जैसा आपने एक वर्ड देखा होगा दैट इज एनुअल, ठीक है। एनुअल जो है वो एडजेक्टिव होता है, एनुअल एन्युइटी का ही। एनुअल क्या है सर? एनुअल है एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं हम, और ये क्या है सी, ये हम एज ए नाउन यूज करते हैं, बट जो इनका मीनिंग है वो ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएगा, ठीक है। अब एनुअल क्या चीज़ है? एनुअल रिपोर्ट हो सकती है, एनुअल एग्जाम हो सकता है, एनुअल कोई भी एनुअल आपकी सैलरी हो सकती है, तो उसी चीज़ से रिलेटेड है। अगर मैं एन्युइटी की बात करूं, एन्युइटी इज अ काइंड ऑफ पेंशन, हम पेंशन की बात कर रहे हैं, पैसों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर ये होता है कि ईयरली या फिर मंथली या फिर वीकली अगर आपको कुछ फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड इंटरवल में मिल रहा हो, दैट इज कॉल्ड एन्युइटी। सो इसको हम पेंशन कह सकते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट भी तो आपको पेंशन ही मिलती है, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो मंथली आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया जा रहा होता है। सिमिलरली यहाँ पर वो चीज़ है जो आपको ईयरली आपके अकाउंट में डिपॉजिट की जा रही है, तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएंगी, पेंशन और एन्युइटी। सो एन्युइटी का अगर आपको याद रखना है यू कैन से पेंशन, और अगर ये भी नहीं तो आप कह सकते हैं ईयरली, यू कैन से ईयरली पेमेंट, यू आर गेटिंग ईयरली पेमेंट फ्रॉम एनी सोर्स, तो दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ एन्युइटी। जैसे यहाँ पर है नीचे एग्जाम्पल है, आफ्टर रिटायरमेंट ही रिसीव्ड एन एन्युइटी दैट प्रोवाइडेड अ स्टेडी इनकम। यानी कि रिटायरमेंट के बाद भाई साहब ने क्या किया, एन्युइटी प्रोवाइड मतलब उनको मिलती थी जो उनकी स्टडी इनकम बनी। अब ये इनकम यहाँ पर स्टडी, आई थिंक इसको लेकर भी आप परेशान होंगे। स्टडी का मतलब होता है कांस्टेंट, जहाँ जहाँ वो कैब आएगी वहाँ वहाँ मैं आपको वो कैब बताऊंगा। मैं बार बार माइक चेक कर रहा हूँ, इसकी आवाज़ बंद ना हो जाए कहीं। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज एंटीक। एंटीक भी बहुत प्यारा वर्ड है एंड अक्सर आपने आई मीन क्वेश्चंस में पीवाईक्यू में कई बार पूछा है एमयू ने। एंटीक वो चीज़ होती है, ओल्ड तो है बट वैल्यूएबल। ओल्ड एंड भी लिख सकते हैं यहाँ पर, बट भी लिख सकते हैं, वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सर क्या मतलब हुआ? देखिए हो सकता है आपके फादर हैं, उनके फादर ग्रैंडफादर हो जाएंगे, उनके भी फादर ग्रेट ग्रैंडफादर हो जाएंगे,
आपके ग्रेट ग्रैंडफादर हो सकता है कि उनकी एक गन हो, है ना, उन्होंने एक गन खरीदी हो अपने ज़माने में आपसे 100 ईयर्स पहले, 150 ईयर्स पहले, तो वो गन आज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन आज उसकी कीमत क्या है ना, आज उसकी कीमत बढ़ गई है। सो ये ओल्ड तो है, ओल्ड के साथ साथ ये वैल्यूएबल भी है। अगर आपके पास कोई कार है, जो कार बनी थी 1950s में या 1960s में, अगर कोई कार बनी थी, तो वो आज भी क्या है, वैल्यूएबल है। ठीक है ना, गवर्नमेंट उसको बाई कर लेती है, परचेज कर लेती है, या फिर जिनको एंटीक चीज़ें रखने का शौक होता है। तो वही चीज़ है, एंटीक का मतलब है कोई चीज़ ओल्ड है, समथिंग दैट इज ओल्ड लेकिन वैल्यूएबल थिंग है। अब ओल्ड तो हमारा कचरा भी होता है, बट वो वैल्यूएबल नहीं है। तो हो सकता है आपके पास में पहले 1 रुपए का, आपको पता होगा ना, 1 रुपए का पेपर नोट आता था। अगर वो पेपर नोट है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम उस 1 रुपए के नोट को आपको 500 का ले लेंगे, मतलब वैल्यू इसकी 1 रुपए की ही है, लेकिन हम कितने में खरीदेंगे इसको, 500 में। तो ये पुराना तो है, लेकिन वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट है। सो समथिंग दैट इज ओल्ड बट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एंटीक। ठीक है ना। द म्यूजियम डिस्प्लेड सेवरल रेयर एंटीक्स फ्रॉम द मुगल एरा, यानी कि जो मुगल एरा था, जिस टाइम मुगल्स यहाँ पर राज करते थे, उस वक्त की बहुत सारी पुरानी ओल्ड चीज़ें हैं, उनको ही हम लोग एंटीक कहेंगे, जो आज भी क्या करती हैं, अपनी एसेंस को बरकरार रखती हैं और उनकी मार्केट में आज भी कोई वैल्यू है। नेक्स्ट वर्ड इज एलिगरी। एलिगरी इज अ यूज ऑफ सच सिंबल्स, मतलब इसको हम जो है अक्सर द यूज ऑफ सच सिंबल्स आप कह सकते हैं। आई नो कि आपको ये समझ नहीं आएगा सच सिंबल्स क्या बात कर रहा हूँ। सो ऑन द अदर हैंड वी कैन से कोई स्टोरी है, ठीक है, कोई पोएम है और कोई इमेज है, जो क्या करती है, जो कहीं ना कहीं सिंबॉलिक मीनिंग को डिफाइन कर रही होती है या सिंबॉलिक मीनिंग बता रही होती है। जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट हेयर, मतलब आपने देखा होगा ना, कुछ इमेजेस होती हैं, कुछ इमेज गवर्नमेंट भी बनवाती है, हम लोग भी बनवाते हैं, जिसका एक डीप मीनिंग होता है। कोई भी इमेज है तो उसका कोई ना कोई, है तो इमेज वो जनरली, लेकिन एक डीप मीनिंग होता है उसका। तो कोई पोएम है तो वो पोएम ही, लेकिन उसका एक डीप मीनिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप छोटे होंगे, आपने स्कूल की किताबों में अपना पढ़ा होगा कि एक परी और एक लकड़ी काटने वाला जो पर्सन था, उनकी कहानी है। तो उनकी क्या थी, उनकी जो कुल्हाड़ी थी वो एक किसमें गिर गई थी, पोंड में। ठीक है, तो वहां से एक परी निकल कर आती है और वो कहती है सोने का, यानी कि गोल्ड के, फिर वो कुल्हाड़ी लेकर आती है, क्या ये आपका है, लेकिन वो पर्सन मना कर देता है कि नहीं नहीं ये मेरा नहीं है। तो वो फिर क्या करती है परी, वो उनको आयरन वाली भी दे देती है कुल्हाड़ी, और गोल्ड वाली भी। क्यों, बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी, यानी कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट्स अ प्रोवर्ब। तो मतलब ये है कि आप इतने ईमानदार हैं कि आपको ऑफर किया जा रहा था गोल्ड की कुल्हाड़ी का, लेकिन फिर भी आपने नहीं लिया, इसका मतलब आप डिजर्व करते हैं। तो ये स्टोरी हमें क्या बताती है सर, है तो स्टोरी ये, अब ऐसा हुआ तो नहीं था, लेकिन किस चीज़ को शो कर रही है, ये सर शो कर रही है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि हमेशा ईमानदार रहो। अगर आप ईमानदार रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में बेहतर ही होगा, है ना। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एलिगरी वी कैन से। तो यू कैन राइट हेयर स्टोरी, कोई स्टोरी है that has a symbolic that has a symbolic meaning। एक स्टोरी है जिसका कोई ना कोई अपनी एसेंस है और सिंबॉलिक मीनिंग है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे हम क्या, सच सिंबल्स हम क्या बोल रहे थे। अगर हम किसी ट्रैफिक लाइट्स में खड़े हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स आपने देखे होंगे, ये क्या है सर, ये रेड है। अब ये रेड कहीं पर लिखा नहीं है कि अगर रेड है तो स्टॉप करना है, लेकिन फिर भी दिस इज अ काइंड ऑफ सच सिंबल्स, एलिगरी हम यूज करते हैं, गवर्नमेंट यूज करती है कि भाई अगर आपको रेड लाइट दिखाई देती है तो क्या करना है, आपको रुकना है। ठीक है, अगर आपको येलो है मतलब आपको प्रिपेयर रहना है, एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आपको ग्रीन लाइट दिखाई देती है तो आपको क्या करना है, चलना है इसमें। ठीक है ना, आपको रुकना नहीं है। तो ये क्या है, दिस इज अ सिंबल्स, हम सिंबल्स यूज कर रहे हैं, दिस इज काइंड ऑफ एलिगरी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैनी एंशंट स्टोरीज यूज एलिगरी टू टीच मॉरल लेसन्स। मॉरल लेसन्स यानी कि आपको पाठ पढ़ाने के लिए, जैसा अभी मैंने एक परी और एक जो किसान या फिर एक लकड़ी काटने वाला जो पर्सन है उसके बारे में हम कारपेंटर की बात की, तो वो हो जाएगी हमारे पास में एलिगरी। ठीक है ना, मॉरल लेसन सिखाने के लिए आपको कुछ सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, कुछ स्टोरीज का यूज़ किया जाता है, कुछ कहानियाँ होती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अफोनिया। अफोनिया इज लॉस ऑफ वॉइस, लॉस ऑफ वॉइस। ठीक है, इस जैसा ही आपको याद है, हमने जो प्रीवियस क्लास है अपने, वहाँ पर हमने किया था अफेजिया। अफेजिया किसी को याद है? अगर नहीं है तो रिवीजन नहीं कर रहे हैं, डेट मीन्स आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। अफेजिया का मतलब क्या था सर, लॉस ऑफ लैंग्वेज एबिलिटी।
लॉस ऑफ लैंग्वेज, लॉस ऑफ लैंग्वेज एबिलिटी, यानी कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप है क्या, ये एक डिसलेक्सिया होता है जिसमें कि चीज़ें जो है ना वो लैंग्वेज एबिलिटी डिसऑर्डर होता है, आपको याद रखने में भी प्रॉब्लम होती है, पढ़ने में भी होती है। लेकिन लैंग्वेज एबिलिटी मतलब ये क्या लिखा है, यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, यहाँ पर लिखा क्या है। अच्छा, लॉस ऑफ वॉइस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मतलब आप बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, आफ्टर अ सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन द सिंगर सफर्ड फ्रॉम अफोनिया, मतलब कोई सिंगर है जिनके थ्रोट में इन्फेक्शन होने की वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं हमेशा के लिए इनकी आवाज़ चली गई है, बट करंटली वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अफोनिया से वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है ना, हम लोगों के साथ भी कभी कभी हमारे थ्रोट में प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से हम बोल नहीं पाते हैं। तो 2 से 3 दिन के लिए हम कम से कम हमारे पास में क्या होती है प्रॉब्लम, वी कांट प्रोड्यूस आर वॉइस। सो यहाँ पर अफोनिया लॉस ऑफ वॉइस की जगह यू कैन ऑल्सो राइट कांट, कैन नॉट प्रोड्यूस वॉइस, यानी कि आप वॉइस को क्या नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है। एंड लॉस ऑफ लैंग्वेज एबिलिटी क्या होती है, अफेजिया। चलिए नेक्स्ट वन इज अनीमिया, एंड दोनों स्पेलिंग है यहाँ पर देखिए, अनीमिया की ये वाली स्पेलिंग भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। एक हम यूएस में यूज़ करते हैं, एक हम यूके में यूज़ करते हैं, बोथ आर करेक्ट स्पेलिंग्स। अनीमिया का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी, आपकी जो है डेफिशिएंसी किस चीज़ में है, आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स। अब शायद ये बायोलॉजी की टर्म्स हैं, टेक्निकल है, समझ में नहीं आए, तो इसको अगर मैं हिंदी में बताने की बात करूँ तो वी कैन से आपको ब्लड की डेफिशिएंसी है, यानी कि खून की कमी। ठीक है ना, ब्लड डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब तो जानते होंगे ना, कमी किसी चीज़ की, डेफी, ब्लड डेफिशिएंसी इज कॉल्ड अनीमिया। बाकी रेड ब्लड सेल्स एक्चुअल में होता ये है कि जब आपको रेड ब्लड सेल्स की, है ना, डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, कमी हो जाती है आपकी ब्लड में, तो उसको ही हम लोग कहते हैं अनीमिया, यानी कि आपको अनीमिया हो गया। जैसे यहाँ पर है, द डॉक्टर डायग्नोस्ड हर विद अनीमिया आफ्टर अ ब्लड टेस्ट, उनका ब्लड टेस्ट किया, उसके बाद में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई आपको अनीमिया है, आपको खून की कमी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज अपोस्टेट। अपोस्टेट इज अ वेरी फेमस एंड इंपॉर्टेंट वर्ड, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्या होता है सर, देखिए, इट मीन्स वन, वन हु अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, वन हु अबेंडेंस, यानी कि जो इंसान त्याग देता है किस चीज़ को, वन हु अबेंडेंस हिज फेद, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं अ फेद और बिलीफ, बिलीफ। ठीक है, और रिलीजन भी आ जाएगा यहाँ पर, कहीं ना कहीं रिलीजन भी है। मतलब अबेंडन का मतलब, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ, अबेंडन का मतलब होता है त्यागना, यानी कि आपने किसी चीज़ को त्याग दिया, अपने चैन को, सुकून को आपने अबेंडन कर दिया, त्याग दिया। ठीक है, रिनाउंस कर दिया, इसका ही सिनोनिम है रिनाउंस भी। तो अपोस्टेट वन हु अबेंडेंस अ फेथ और बिलीफ, मतलब ये है कि पहले आप किसी रिलीजन में, है ना, किसी रिलीजन में, किसी चीज़ में, हो सकता है आप कास्टिज्म हो, आपको, आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कास्टिज्म करते हैं। ठीक है, लेकिन आपका ये एक बिलीफ था कि कास्ट सिस्टम होता है, उसके बाद कुछ वक्त बाद जब आप मैच्योर हुए, तब आपने क्या कर दिया, अपनी इस वाले जो बिलीफ था, इस ये जो फेथ था, उसको अपोस्टेट कर दिया, मतलब अब आप, यू डोंट बिलीव इन कास्टिज्म नाउ, दैट इज कॉल्ड अपोस्टेट। आपका जो फॉर्मर प्रीवियस रिलीजन बिलीफ हो सकते हैं, कैसे भी बिलीफ है, उसको अगर आपने त्याग दिया, सो दैट बिकम्स अपोस्टेट। आपको याद है इस जैसे ही कुछ वर्ड्स मैंने कराए थे, जैसे हम थिस्ट किसको बोलते हैं, सर थिस्ट इज अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। थिस्ट कौन होता है सर, हु बिलीव्स इन गॉड, हु बिलीव्स इन गॉड, यानी कि जिसको, जो गॉड में विश्वास करता है। इसका ही ऑपोजिट क्या बनता है, एंटोनिम बनता है एथिस्ट। एथिस्ट इज अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड, हु हु डजंट बिलीव इन गॉड, यही तो है ना, बिलीव इन गॉड, ये सिरे से नकार देता है। एक और था हमारे पास एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक, ये प्रीवियस क्लास में हम कर चुके हैं, बट यहाँ से रिवीजन हो जाएगा, इसीलिए मैं करा रहा हूँ आपको। ये कौन है, ये अनश्योर है, ये पर्सन, ही इज नॉट श्योर, अनश्योर वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, वेदर गॉड एग्जिस्ट, वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट। तो यहाँ से क्या हमें समझ आता है, यहाँ से हमें समझ आता है कि सर जो थिस्ट है वो बिलीव करता है, इनकी धारणा है, यानी कि ये मानते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है, गॉड है,
ये कम्प्लीटली मना कर देते हैं कि गॉड है ही नहीं, और ये श्योर नहीं है, ये भी नहीं कह रहे हैं कि है, ये भी नहीं कह रहे हैं कि नहीं है, तो ये बीच में टंगे हुए हैं। एंड ऐसे ही एक हो जाएगा अपोस्टेट, यानी कि पहले फॉर्मर आपके रिलीजन बिलीफ हो सकते हैं, आपका कोई भी किसी भी चीज़ को आपका नज़रिया हो सकता है, कुछ प्रिजुडिसेस हो सकती हैं, उनको आपने रिनाउंस कर दिया, दैट बिकम्स अपोस्टेट, यानी कि त्याग दिया आपने अपने फेथ को और बिलीफ को। पहले आप मुस्लिम्स थे, नाउ यू आर नो लॉन्गर अ मुस्लिम, आप जो है वो क्या है, you have become an atheist, we can say. So history records several famous apostates who rejected their former beliefs, यानी कि हिस्ट्री में रिकॉर्ड्स हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं ऐसे, जैसे कि जो लोग कहते हैं कि मतलब उनके जो फॉर्मर बिलीफ सिस्टम थे वो उन्होंने त्याग दिया उसको। जैसे पहले आपको पता होगा ना, मतलब पहले कहा जाता था कि जो अर्थ है वो क्या है, अर्थ मतलब एक चपटी है, बाद में समझ आया कि नहीं नहीं इलिप्टिकल शेप है इसका, अर्थ जो है वो इलिप्टिकल शेप है। या आपको पता होगा अल्केमिस्ट्स ने कई सारे जो है ना बोयंसी के दिए थे, या फिर पहले मैंडलीफ ने अपनी जो केमिस्ट्री है उसमें कुछ पीरियोडिक टेबल दी थी, लेकिन बाद में उन चीज़ को अपोस्टेट कर दिया गया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एटम होता है, एटम के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन और ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ बिलीफ कह सकते हैं हम, तो वो हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड इज apparatus. Apparatus a kind of equipments, आप बोल सकते हैं equipments, तो ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट इज कॉल्ड apparatus. apparatus क्या हो जाएगा, a collection of equipment, equipment, ठीक है। माइक काम तो कर रहा है हमारा आई थिंक। सो द लेबोरेटरी वॉज इक्विप्ड विद मॉडर्न साइंटिफिक अपैरेटस। इक्विप के बाद में हमेशा याद रखना कि फिक्स प्रपोजिशन होती है, जो कि आगे हम पढ़ाएंगे भी। फिक्स प्रपोजिशंस का बहुत बड़ा रोल है आपके एग्जाम में। 4 to 5 फिक्स प्रपोजिशन हमेशा एवरी ईयर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अगर आपको ग्रामर में सबसे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना हो, सो दैट इज फिक्स्ड प्रपोजिशन। ये ज़रूरी है आपके लिए पढ़ना, फिक्स प्रपोजिशंस, ठीक है। करेंगे भी, हम कोशिश करेंगे। तो लेबोरेटरी को क्या कर दिया गया, यानी कि वहाँ पर इक्विपमेंट्स है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न साइंटिफिक इक्विपमेंट्स है लाए गए। द नेक्स्ट वर्ड इज एरोड्रोम। एरोड्रोम इज अ काइंड ऑफ एयरपोर्ट ही हम बोल सकते हैं, बट इट्स अ ब्रॉड टर्म, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी ब्रॉड टर्म है। एरोड्रोम क्या है, एरोड्रोम इज़ अ प्लेस जहाँ पर एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा ना, एयरपोर्ट पर भी आपने ये देखा होगा, एयरपोर्ट पर मतलब ये चीज़ है जहाँ पर ये होती हैं, ये स्ट्रिप होती है, एयर स्ट्रिप होती है, ठीक है। और रनवे, ये जो रनवे बना होता है इसको रनवे बोलते हैं ना, रनवे है, या जहाँ पर एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, ये सब के सब एरोड्रोम ही होता है। सो एरोड्रोम ब्रॉडर टर्म है। और जो एयरपोर्ट है, एक्चुअल में एयरपोर्ट इस एरिया में जो छोटी सी जगह होती है ना, जहाँ पर पैसेंजर्स को फैसिलिटी दी जाती है, यानी कि एडिशनल फैसिलिटीज़ जहाँ पर होती हैं, सिक्योरिटी आ गई, पैसेंजर सर्विसेज आ गई, कार्गो, आपका जितना भी सामान है, टर्मिनल्स हो गए, ये सब आते हैं एयरपोर्ट में। सो एरोड्रोम ये पूरा एरिया होता है। एरोड्रोम इज़ अ ब्रॉड टर्म, बट हाँ ये भी एयरपोर्ट ही आप कह सकते हैं। एयरपोर्ट वो छोटा सा जो एरिया होता है जहाँ पर ये सर्विसेज, एडिशनल सर्विसेज दी जाती हैं, उसको हम कहते हैं एयरपोर्ट। सो एरोड्रोम को हम लिए मतलब क्या कहें हम, सर वी कैन से इट्स अ काइंड ऑफ एयरपोर्ट ही है ऑल्सो, मतलब एयरपोर्ट ही आप कहेंगे। सो अ प्लेस जहाँ से क्या होता है, वेयर एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट ऑपरेट। मतलब इसको आप ना सिनोनिम कह सकते हैं। किस चीज़ का सिनोनिम कहेंगे, सर आप इसको सिनोनिम कह दीजिए, उसका एयरपोर्ट का ही सिनोनिम कह दीजिए। बस बात यह है कि एयरपोर्ट जो है वो एक छोटी टर्म है जहाँ पर फैसिलिटीज़ वगैरह दी जा रही हैं, एंड एरोड्रोम के अंदर ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नेक्स्ट वर्ड इज अबेटुअर। सर अबेटुअर पढ़िए, या फिर अबेटुअर भी आप पढ़ सकते हैं। ये क्या है, स्लॉटर हाउस है। अबेटुअर इज अ स्लॉटर हाउस। सर स्लॉटर हाउस क्या होता है, स्लॉटर हाउस वो चीज़ है जहाँ पर एनिमल्स को किल्ड किया जाता है। तो यहाँ पर स्लॉटर हाउस का मतलब क्या है, यू SLAUGH, स्लॉटर हाउस, SOUSE। आई थिंक स्पेलिंग इज करेक्ट। स्पेलिंग का आपको ख्याल रखना है क्योंकि स्पेलिंग आपके एग्जाम में पूछी जाती है। सर हमें स्लॉटर हाउस भी समझ नहीं आया, स्लॉटर हाउस क्या होता है। स्लॉटर हाउस इज अ प्लेस एनिमल्स वेयर एनिमल्स एनिमल्स आर किल्ड आर किल्ड, किल किया जाता है किसके लिए, फॉर मीट, ठीक है। तो
बूचड़ खाना वगैरह बोलते हैं हिंदी में आई थिंक इसको। अबेटर वही चीज़ है, स्लोटर हाउस और अबेटर बोथ आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, तो इसका आप ख्याल रखेंगे। बाकी एक ऐसी जगह जहाँ पर क्या किया जाता है सर, जहाँ पर एनिमल्स को मारा जाता है, किस लिए, मीट के लिए, वो चीज़ है। सो द कैटल वर ट्रांसपोर्टेड टू द अबेटर फॉर प्रोसेसिंग, यानी कि जो कैटल हैं उनको क्या किया गया, ट्रांसपोर्ट किया गया अबेटर पर, ताकि उनकी नेक्स्ट जो प्रोसेसिंग है उसको किया जा सके। एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया क्या होता है सर? एनाल्जेसिक आप समझते हैं, एनाल्जेसिक का मेडिकल टर्म है एक्चुअली, ये बेसिकली इट्स अ मेडिकल टर्म। एनाल्जेसिक क्या है? जो मेडिसिन हैं, जो पेन रिलीफ मेडिसिन होती हैं, मतलब ड्यूरिंग द सर्जरी आपको एनाल्जेसिक मेडिसिन दी जाती हैं, जिसके थ्रू अगर आपके शरीर में सपोज कीजिए आपका ऑपरेशन किया जा रहा है, तो उस वक्त क्या करेंगे ना, एनाल्जेसिक मेडिसिन दी जाएंगी आपको, ताकि आपको पेन फील ना हो। वहीं से मिलकर बना है एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया क्या हो जाएगा? एब्सेंस ऑफ रिलीफ ऑफ पेन वी कैन से, यानी कि जहां पर आपको पेन रिलीफ किया जा रहा है, यानी कि आपको पेन ही ना हो। ठीक है, सो अनल्जेसिक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अनल्जेसिक क्या हो जाएगा? इट्स अ मेडिकल टर्म। एंड अनल्जेसिक क्या होता है सर? ये जो है वो मेडिसिन है, मतलब वी कैन से मेडिसिन, मेडिसिन दैट रिलीव्स, दैट रिलीव्स पेन। मतलब आपको ऑपरेशन किया जा रहा है, तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप ऑपरेशन, आपका ऑपरेशन करेंगे हम और विदाउट मेडिसिन आपका बस कट लगा दिया आपके शरीर में कहीं पर भी, आपका हैंड पर कट लगा दिया, आपके लेग पर कट लगा दिया, तो कितनी तकलीफ होगी। इसी तकलीफ से बचने के लिए एनाल्जेसिया दिया जाता है आपको, एनाल्जेसिक मेडिसिन। सो वी कैन से पेन रिलीफ, या आप कह सकते हैं एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ रिलीफ ऑफ पेन। ठीक है, एब्सेंस ऑफ रिलीफ ऑफ पेन। जैसे यहाँ पर है फॉर एग्जांपल, मॉडर्न एनेस्थीसिया टेक्निक्स कैन प्रोवाइड इफेक्टिव एनाल्जेसिया ड्यूरिंग सर्जरी, यानी कि जो मॉडर्न एनेस्थीसिया की टेक्निक्स हैं, जिसके थ्रू पहले ऐसा होता था ना, अब से जब मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा एडवांस रिसर्च नहीं हुई थी, उस वक्त ऐसा होता था कि पेशेंट को एनाल्जेसिया दिया जाता था और वो पर्सन जो है ना वो बीच में ही उड़ जाता था। लेकिन अब काफ़ी हाई पावरफुल मेडिसिन आ गई हैं, जिसकी वजह से आप बीच में तकलीफ नहीं होती है, मतलब बाद में आपको पेन नहीं होता है। एनेस्थीसिया क्या है? एनेस्थीसिया इज़ अ कंडीशन जहां आपको सेंसेशन ही नहीं होती है आपके शरीर में, तो ये हो जाएगा लॉस ऑफ सेंसेशन। सेंसेशन यानी कि सर्जरी करने से पहले आपको क्या किया जाएगा? एनेस्थीसिया दिया जाएगा, बेहोशी की हालत कह सकते हैं हम, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और बेहोश होने के बाद तो आपको तकलीफ होगी ना, इसलिए आपको एनाल्जेसिक मेडिसिन भी दी जाती है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में उठने के बाद। द नेक्स्ट वर्ड इज अबोरियल। अच्छा, व्हाट डज इट मीन? अबोरियल का मतलब क्या होता है? अबोरियल का मतलब है जो एनिमल्स हैं, वी यूज फॉर एनिमल्स, एनिमल्स जो कहाँ पर रहते हैं, दैट दैट लिव ऑन ट्रीज, यानी कि वो जानवर जो पेड़ों पर रहते हैं उनको हम लोग कहते हैं अबोरियल। इस जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने कई सारे वर्ड्स कराए थे आप लोगों को। एक था एक्वेटिक, एक्वेटिक है ना, आपको याद होना चाहिए। अक्वा जहां पर भी आ जाए वहां वाटर से रिलेटेड बात हो जाएगी। एक्वेटिक कौन एनिमल्स होते हैं सर? ये एक्वेटिक वो एनिमल्स हैं लिविंग, जो पानी में रहते हैं, है ना, लिविंग, लिविंग इन वाटर, जो पानी में रहते हैं उनको हम कहते हैं एक्वेटिक। इस जैसा आपको याद है एक और मैंने कराया था, टेरेस्ट्रियल, टी ई डबल आर ई एस टी आर आई एंड ए एल। टेरेस्ट्रियल कौन होते हैं? लिविंग ऑन लैंड, यानी कि जो एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं? लैंड पर रहते हैं, उनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल। एक और थे जो दोनों जगह रह सकते हैं, जो पानी में भी रह सकते हैं और जो कहाँ पर रह सकते हैं, वो टेरेस्ट्रियल पर भी रह सकते हैं। दोस आर कॉल्ड एम्फीबियन। एम्फीबियन कौन होते हैं? लिविंग, लिविंग बोथ, जो दोनों जगह रहते हैं, बोथ ऑन लैंड, ऑन लैंड और वाटर। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फ्रॉग। फ्रॉग, फ्रॉग इज द एग्जाम्पल ऑफ जो दोनों जगह पर रह सकता है, मतलब ये पानी में भी रहता है और कहाँ पर? ये वाटर में भी, पानी में भी और लैंड पर भी। जो सिर्फ लैंड पर है, जैसे कि हम कह सकते हैं टाइगर है, लायन है, ये सब के सब हो जाएंगे। पानी में फिश को कह सकते हैं, और ट्रीज पर हम मंकीज़ को कह सकते हैं। मंकीज़ जो है मोस्टली टाइम कहाँ पर? पेड़ों पर ही बिताते हैं अपनी।
तो वही है, ये प्रीवियस में वैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया है ऑलरेडी, बट कोई मसला नहीं है, दोबारा हम कर लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। मंकीज आर लार्जली अबोरियल एनिमल्स एंड स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम इन ट्रीज। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। अलुमिनस, नेक्स्ट वर्ड इज अलुमिनस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलुमिनस कौन होता है? अक्सर आप मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ मास्टर डिग्री बट स्टिल यू हैव अ बैचलर डिग्री, तो आप बैचलर डिग्री लेकर चले जाते हैं, तो आप कौन हो जाएंगे? आप किसी भी यूनिवर्सिटी के, किसी कॉलेज के, किसी स्कूल के क्या हो जाएंगे? अलुमिनस कहलाएंगे। मतलब हम यूज़ करते हैं अलुमिनस स्पेशली फॉर मेल फॉर्मर स्टूडेंट। फॉर्मर मतलब जो पढ़ चुका है या पहले वाला। फॉर्मर स्टूडेंट किसी भी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्कूल का, उसको हम कहते हैं अलुमिनस। सिंगुलर के लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ख़ास बात यहाँ पर ये है कि ये जो है वो गर्ल्स के लिए भी है। यहाँ पे स्पेशली एक टर्म है एलुमना, पढ़ते हैं उनको एलुमना। ठीक है, एलुमना जो है वो फॉर्मर गर्ल स्टूडेंट के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि फीमेल फीमेल फॉर्मर स्टूडेंट, फॉर्मर स्टूडेंट, फीमेल फॉर्मर स्टूडेंट इज कॉल्ड एलुमना। ख़ास बात यहाँ पर यह है कि जो गर्ल्स के लिए है वो प्लूरल एक टर्म भी है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं एलुमनी, NAE। ठीक है, ये हो जाएगा जब प्लूरल गर्ल्स हो जाएंगी, यानी कि बहुत सारी गर्ल्स हो जाएंगी, तो उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्लूरल। लिख देता हूँ मैं, प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फीमेल फॉर्मर स्टूडेंट, प्लूरल फीमेल फॉर्मर स्टूडेंट। ठीक है, ये सही रहेगा, फॉर्मर स्टूडेंट्स। एंड फिर जाकर कहीं आती है एलुमनी, और ये अक्सर आपने सुना होगा कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एलुमनी हैं, जामिया के एलुमनी हैं। एलुमनी हम लोग यूज़ करते हैं दोनों के लिए, ये यूज़ किया जाता है मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मेल और फीमेल फॉर स्टूडेंट। अब ख़ास बात क्या है? देखिए, यहाँ पर हमने बात क्या की थी फर्स्ट वाली में? सर ये सिंगुलर, अगर कोई एक लड़का है जो किसी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुका है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? एलुमनस। अगर कोई गर्ल है तो वो, ये भी सिंगुलर के लिए ही है, एलुमना उनके लिए स्पेशल वर्ड है, लेकिन गर्ल्स के प्लूरल के लिए है, और ये दोनों के लिए है, चाहे मेल हो, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, अगर प्लूरल हैं, बहुत सारे लोग कलेक्शन ऑफ पीपल हो जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड एलुमनी। Gufran is an alumnus of Aligarh Muslim University and often visits the campus. By the way, I'm not an alumnus. फिलहाल मैं स्टडी कर रहा हूँ. I'm pursuing my master from Aligarh Muslim University itself, and I completed my bachelor also. So अभी मैं alumnus नहीं हूँ, but after completing my masters, I can be, मतलब people will call me कि आप जो है वो AMU के alumni हैं, ठीक है, या alumnus हैं. तो यही है alumnus, सिंगुलर के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं. अब आप ना ये नहीं कह सकते, एन के बाद में आप alumni यूज़ नहीं कर सकते, alumni क्यों नहीं कर सकते? सर देखिए, एन जो है वो एक सिंगुलर आर्टिकल है और ये है एक प्लूरल, तो इसके साथ में आप ये यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। यही चीज़ थी जो इस बार एग्जाम में क्राइटेरिया और क्राइटेरियन, मतलब एएमयू 2026 में पूछा गया था पीवाईक्यू में। बाय द वे, डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत डीपली करेंगे अगर हमें टाइम मिलता है तो यहाँ पर, अदरवाइज तो बैच में तो हमें करना ही है। तो जितने भी लोग हैं जिनको मुझे ये कहना चाहिए, आप 2027 की सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं, आप किसी भी कोचिंग से एसोसिएटेड हों, इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर डूइंग योर सेल्फ स्टडी और आप किसी कोचिंग से एसोसिएटेड हों, बट एटलीस्ट इंग्लिश के लिए आपको ज़रूर अली फाउंडेशन का जो पैड बैच है वो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। एंड यहाँ पर मेरे पास भी रिस्ट्रिक्शन है, मतलब सारी चीज़ें अपलोड नहीं की जा सकती, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज क्वेश्चन नंबर 53 इज अराबल। अराबल क्या होती है? सर वो लैंड है जो फर्टाइल लैंड है, मतलब हम कह सकते हैं फर्टाइल, फर्टाइल लैंड के लिए यूज़ करते हैं जो कि फर्टाइल है। फर्टाइल है तो आप ये भी कह सकते हैं सुटेबल, अ लैंड दैट इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब क्रॉप्स को मतलब आप क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लैंड के ही बारे में बात की जा रही होगी। एंड फर्टाइल का ही अपोजिट होता है बैरन, बैरन बंजर, हिंदी में बोलते हैं बंजर। इसका ही एक और सिनोनिम होता है एरिड, इन दोनों का मतलब होता है बंजर, ठीक है, ये होते हैं बंजर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है,
The region is known for its rich arable land and abundant harvest. Okay, ये जो है abundant, इसका मतलब होता है sufficient, sufficient, ठीक है, sufficient. Okay, so we have completed the A series. कुछ बच्चों के डाउट होगा कि सर क्या ए वाले वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं? देखिए, जो आपके एग्जाम में आते हैं एटलीस्ट मुझे कहना चाहिए वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, अदरवाइज आप जानते हैं वोकैबुलरी की कोई रेंज नहीं है। लेकिन हाँ, जो एग्जाम्स में आते हैं, जो रिपीटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, वो मैंने आपको ए सीरीज वाले करा दिए। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल बिगिन विद बी सीरीज। बाकी यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अदरवाइज पढ़ने के लिए आप आराम से, देयर आर सो मैनी बुक्स मार्केट, आप परचेज कीजिए उनको और दिमाग वहाँ पर आप लगाते रहिए, ठीक है। हज़ारों वर्ड्स हैं हर एक वर्ड में, जो हर एक बुक में जनरली जो है ना 4,500 से 5,000 वर्ड होते हैं। आप दिमाग उसमें लगाते रहिए, वो आपके लिए है, कोई मसला ही नहीं है उसमें, अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो। अदरवाइज मैं कहूँगा इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक योर एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, देन यू हैव टू स्टडी लिमिटेड। एंड ये मेरी लाइन भी है, स्टडी लिमिटेड एंड रिवाइज मोर, है ना। स्टडी लेस एंड रिवाइज मोर, दिस इज माई लाइन। स्टडी लेस, रिवाइज मोर, रिवाइज मोर। कम पढ़ना है और ज़्यादा बार रिवीजन करना है, यही एक तरीका है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अदरवाइज बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, आपको ये देखना है क्या नहीं पढ़ना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MBA, BLLB, BA, BCom, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको ये देखना है क्या छोड़ना है मुझे, क्योंकि इस टाइम पर इन्फॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट है आपके जहन पर भी। आपको ये देखना क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पढ़ने के लिए तो बच्चे BLLB की तैयारी कर रहे होते हैं और लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, बट आपको लगता है सच में कि लक्ष्मीकांत पढ़कर ही सिलेक्शन होगा? इतना टाइम आप वेस्ट करते हैं, इतनी एनर्जी वेस्ट करते हैं अपनी, कुछ लिमिटेड चीज़ें पढ़कर सिलेक्शन होता है, हमेशा याद रखिएगा। So yeah, let's begin and thank you so much.